पूरे विश्व में भारत के अलावा शायद ही ऐसा कोई देश होगा जो अपने इतिहास को लेकर भी असमंजस में रहता हो। भारत अकेला वो देश है जहां खुद के इतिहास को पढ़ने के लिए विदेशी किताबों या लेखकों को पढ़ना पड़ता है। दूसरे भारत के इतिहास पर शोध करके भारत को ही बताते हैं कि भारत कैसा था। अजीब ही विडंबना है और इसमें दोषी हम ही हैं। जब तक कोई बाहरी व्यक्ति हमें अप्रूवल नहीं देता तब तक हम कोई बात मानते ही नहीं है और इसका फायदा वेस्ट सदियों से उठाया है। पहले हमारी संस्कृति और इतिहास से छेड़छाड़ करके हमें नीचा दिखाने में और आज यूट्यूब पर रिएक्शन वीडियोस बनाकर पैसा छापने में। कितने भारतीय यूट्यूबर्स होंगे जो अमेरिका और यूरोप पर रिएक्शंस देते होंगे और उनकी वहां पर मिलियंस में फॉलोइंग होगी? शायद कोई नहीं। और ये दिखाता है कि वेस्ट को हमारे ओपिनियंस की जीरो परवाह है और हम सीना ताने टिके हुए हैं वेस्ट के अप्रूवल पर। हालत ये है कि आजादी के 75 साल बाद भी आज हम बैठकर ये डिबेट कर रहे हैं कि हमारे देश का नाम इंडिया होना चाहिए या भारत। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 53 में स्वागत है। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम विदेशी अप्रूवल्स को किनारे रखते हुए खुद के इतिहास में खुद उतरेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि हम कौन हैं। हम अपनी प्राचीन किताबों को, शिलालेखों को, धार्मिक ग्रंथों को खंगालेंगे और देखेंगे कि हमारे पूर्वजों ने हमारी मातृभूमि को लेकर और अपने लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया है और क्यों किया है, उसके पीछे के कारणों को भी हम जानेंगे। और साथ में इस वीडियो में बहुत ढेर सारे मिथ्स को हम ब्रेक करने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज के विश्लेषण को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, मनुष्य बहुत दिन तक जीवित रहने के लिए अकेले काफी नहीं है और आज के समय में तो बिल्कुल ही असंभव है। हम सोशल एनिमल्स हैं और हमारी केवल नीड खाने और सोने की नहीं है। हमें कपड़ा भी चाहिए, घर भी चाहिए, इंटरटेनमेंट भी चाहिए और ये सब चीजें हम अकेले नहीं कर सकते। इसलिए जो हमारे पास्ट के पूर्वज हैं उन्होंने छोटे छोटे ग्रुप्स को बनाना शुरू किया जिससे वो एक दूसरे की हेल्प करके ज्यादा दिन तक जीवित रह सके। अब जब कोई ग्रुप बनता है या फिर कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संपर्क करता है, कुछ न कुछ एक ऐसी चीज जरूर होती है जिसकी वजह से वो साथ आते हैं। ये कोई म्यूचुअल इंटरेस्ट हो सकता है, कोई कॉमन एनिमी हो सकता है या कॉमन गोल हो सकता है, जिस वजह से फिर वो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलता है। दो व्यक्ति 4 होते हैं, 4 से 10 की टीम बनती है, 10 से 100 होते हैं और फिर देखते देखते एक पूरी की पूरी कम्युनिटी खड़ी हो जाती है। अब ये 1000 लोग देखने में डाइवर्स होंगे, बहुत अलग अलग तरह के लोग होंगे, लेकिन कोई ना कोई एक चीज ऐसी होगी जो उनको इस यूनिटी में, ये 1000 लोगों को साथ में जोड़ी रहती है, जिसे ही हम आइडेंटिटी कहते हैं। और ये आइडेंटिटी आगे की जनरेशन में भी पास ऑन होती है, क्योंकि जो भी अचीवमेंट्स होती है इन 1000 लोगों की, 2000 लोगों की, या फिर जो इनके फेलियर्स होते हैं, ये चाहते हैं कि इनकी नेक्स्ट जनरेशन भी उसको जाने, जिससे या तो वो गर्वान्वित हो, अपने पास से कुछ सीखें, या फिर अगर कोई फेलियर है तो वो भी आगे पता चले और आगे की जनरेशन उस मिस्टेक को दोबारा ना करे। और इससे ग्रुप की लीनियस तैयार होती है, कल्चर तैयार होता है जो आगे जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता जाता है। और इससे जो नए व्यक्ति पैदा होते हैं उनको एक सेंस ऑफ पर्पस भी मिलता है। इसलिए ये प्रश्न कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हमारे पूर्वज कौन हैं, ये बहुत बड़े प्रश्न होते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए। और ये आइडेंटिटी इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि एक व्यक्ति अपने ग्रुप के लिए या अपनी कम्युनिटी के लिए बड़े से बड़े काम करने को भी रेडी हो जाता है। लेकिन जब अपने रूट्स का ज्ञान नहीं होता तो फिर हमें आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाती है और ये किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। और दोस्तों, इसी तरह से हम भारतीय लोग भी कई सैकड़ों सालों की गुलामी में इसी आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहे थे। और जब आज हम स्वतंत्र हैं, अपने आप को री आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अपने आप को डीकोलोनाइज कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस में हमें पता चल रहा है कि हम अपने बारे में कितना कम जानते हैं। और इसी कारण से आप देखिए कि आए दिन कोई ना कोई नई कंट्रोवर्सी हमारे सामने जन्म ले लेती है। साथियों, इसी तरह की एक नई कंट्रोवर्सी है भारत वर्सेस इंडिया नाम को लेकर। लेकिन अगर आप इतिहास को खंगालेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों ही नाम, चाहे वो भारत हो या इंडिया हो, ये दोनों ही नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता से आए हैं। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस वीडियो को बनाते समय जितने भी कॉन्क्रीट फैक्ट्स हमने इकट्ठा किए हैं, जो भी रिसर्च हमने की है या जो भी मटेरियल हम आपके सामने रखने वाले हैं, उसमें चैट जीपीटी का बहुत योगदान है। हम चैट जीपीटी टूल की मदद से बहुत ही ऑथेंटिक रिसोर्सेज तक पहुंचे हैं, ऐसी किताबों तक पहुंचे हैं जिनकी स्टडी करके ये वीडियो कुछ ही दिनों में पॉसिबल हो पाई है। अगर ये काम हम नॉर्मली करते तो हो सकता है कम से कम हमें 1 हफ्ते भी लग जाते इस रिसर्च वर्क को कंप्लीट करने में। तो ये पावर है एआई की और एआई ही फ्यूचर होने वाला है, जिसके लिए हमें अभी से ही तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। और आजकल तो कंपनीज भी एआई स्किल्ड कैंडिडेट्स को ही हायर करना शुरू कर दी हैं। अगर आपको एआई और चैट जीपीटी सीखकर अपने करियर में ग्रोथ लानी है तो मैं आपको एक बिल्कुल फ्री तरीका बताता हूँ। ग्रो स्कूल, जो कि इंडिया का टॉप स्टार्टअप है, उसके फाउंडर मिस्टर वैभव सिसिंटी एक 3 आवर की पेड वर्कशॉप कराने जा रहे हैं। ये पेड वर्कशॉप है, लेकिन चूंकि आप हाइपर क्वेस्ट के लॉयल व्यूअर्स हैं इसलिए पहले 1000 लोगों के लिए बिल्कुल फ्री होने वाली है। मैंने भी ये वर्कशॉप अटेंड करके देखी है और मैं सच बताऊं कि हमें जितना भी ऊपर पता हो एआई के बारे में या चैट जीपीटी के बारे में, उससे कहीं ज्यादा ये गहरा सब्जेक्ट है। ग्रो स्कूल की इस वर्कशॉप के बाद आप अपने मैनुअल वर्क को एआई की मदद से बहुत ईजिली कर पाएंगे, अपनी जॉब्स को ढूंढ सकते हैं और अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसको भी करने में आपको बहुत आसानी होगी। मैं इस वर्कशॉप को 5 आउट ऑफ 5 रेट करता हूँ। तो चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल
प्रोफेशनल हो, क्रिएटर हो, फाउंडर हो या फ्रीलांसर हो, इस वर्कशॉप के बाद एआई की मदद से आप अपने जॉब या करियर में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो आप जल्द से जल्द ग्रो स्कूल की इस वर्कशॉप को रजिस्टर करें और फ्री ऑफर का फायदा उठाएं। मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दे दी है, जरूर चेकआउट करें। दोस्तों आइए अब बढ़ते हैं भारत के ऑथेंटिक इतिहास की तरफ। दोस्तों अगर हम विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद से प्रारंभ करें तो ऋग्वेद में ही भरत शब्द कई बार आया है और इस भरत शब्द का प्रयोग सुदास नाम के राजा के वंश को बताने में किया गया है। मतलब राजा सुदास भरतवंशी बताए गए हैं। अब ये बात महत्वपूर्ण क्यों है, इसके लिए सबसे पहले हमें राजा सुदास के बारे में जानना होगा, अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानना होगा और दशराग युद्ध को भी पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों राजा सुदास रावी नदी के किनारे एक राज्य पर राज करते थे। इनके विषय में जो हमें वर्णन मिलता है सबसे पहले वो हमें ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 53वें सूक्त में देखने को मिलता है। वहां पर उनको भरतवंशी बोला गया है। अब जो राजा सुदास थे ये चाहते थे कि जो सप्त सिंधु का रीजन है, जैसे कि रावी नदी हो गई, इसके अलावा जो और भी नदियां थी, उसका जो कॉमन रीजन था उस पर ये अधिकार करके चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहते थे और इसी के लिए उन्होंने विश्वामित्र नाम के ऋषि के सानिध्य में एक अश्वमेध यज्ञ किया था। अब अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था, जिस राजा को चक्रवर्ती सम्राट बनने की इच्छा होती थी वो एक अश्व को छोड़ता था और उसके ऊपर एक विजय पत्र लिखा होता था। उस विजय पत्र पे उस राजा की जो इच्छा होती थी वो बताई गई होती थी। अब ये घोड़ा जहां जहां जाता था, इस घोड़े के साथ कुछ सैनिक टुकड़ी भी जाती थी जो घोड़े को प्रोटेक्ट कर सके। तो घोड़ा जहां जहां जाता था वो जगह वो जमीन उस राजा के अधीन हो जाती थी जिसे चक्रवर्ती सम्राट बनना है। अब अगर किसी दूसरी जमीन या किसी दूसरे राज्य के राजा को इससे कोई आपत्ति है या फिर वो रेडी नहीं है तो फिर उसे इस घोड़े के राजा से युद्ध करना पड़ता था। अब राजा सुदास के घोड़ा छोड़ने के उपरांत जो भी युद्ध हुए हैं, जिन जिन राजाओं से उनके युद्ध हुए हैं, उनका हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल में वर्णन मिलता है। 7वें मंडल के 18वें सूक्त में एक भीषण युद्ध का वर्णन है जिसे दशराग युद्ध कहते हैं। और साथियों ऋग्वेद में जो दशराग युद्ध का वर्णन है, ऐसा माना जाता है कि पूरे विश्व में सबसे पहला कोई युद्ध का डिस्क्रिप्शन है जिसका डॉक्यूमेंटेशन हुआ था। अब दोस्तों इस युद्ध में राजा सुदास अपनी कूटनीति से सभी राजाओं को हरा देते हैं और सप्त सिंधु के चक्रवर्ती सम्राट बन जाते हैं। और चूंकि वो भरत वंश से थे इसलिए सप्त सिंधु रीजन का नाम उनके ही वंश के नाम पर भारत पड़ गया और वहीं से हमारे देश का नाम भारत कहलाने लगा। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने बात यह है कि जो सप्त सिंधु रीजन था वो एक सीमित एरिया था। ये सिंधु नदी से लेकर यमुना नदी तक फैला हुआ था। तो इसका अर्थ यह है कि वैदिक काल में जिस पार्ट को भारतवर्ष कहा जाता था वो सप्त सिंधु रीजन ही था। इसलिए हम ये भी मान सकते हैं कि फिर वैदिक काल के बाद धीरे धीरे ये बाउंड्री बढ़ती गई और हमारा जो प्रसार है भारतवर्ष का वो दक्षिण की ओर और पूर्व की ओर फैलता गया। अब दोस्तों अगर वेदों से हम आगे बढ़ें तो दूसरा प्राचीन ग्रंथ जिसमें हमें अपने देश के बारे में पता चलता है वो है पाणिनिकृत अष्टाध्यायी, जो कि 500 BC में लिखी गई थी। तो अब हम देखेंगे कि अष्टाध्यायी में भारतवर्ष के विषय में क्या दिया गया है। दोस्तों पाणिनि जी की अष्टाध्यायी में भरत शब्द लगभग 3 बार आया है, दूसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में और 8वें अध्याय में। और अगर अष्टाध्यायी में भारत की भौगोलिक स्थिति की स्टडी की जाए तो हमें देखने को मिलता है कि भारत का जो भूभाग था, खासकर सप्त सिंधु रीजन जो था, उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक भाग को उदीच्य कहा जाता था और एक भाग को प्राच्य कहा जाता था। ये अलग अलग भाग जनपद नाम से जाने जाते थे, यानी कि एक उदीच्य जनपद था और दूसरा था प्राच्य जनपद। अब यहाँ पर प्राच्य की अगर परिभाषा देखी जाए तो प्राच्य का अर्थ होता है पूर्व दिशा में। और जो मैंने बात की है कि दूसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में और 8वें अध्याय में भरत शब्द का प्रयोग हुआ है, तो वहां पर बताया जा रहा है कि जो प्राच्य है मतलब पूर्व दिशा का भाग है या जनपद है उसे भरत कहते थे। यानी एक भरत जनपद था जिसे प्राच्य भी कहते थे और एक उदीच्य था जो कि गांधार का रीजन था। आप श्री वी एस अग्रवाल जी की इंडिया इज नोन टू पाणिनि बुक भी पढ़ सकते हैं। वी एस अग्रवाल जी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के जाने माने प्रोफेसर है। उन्होंने अपनी बुक इंडिया इज नोन टू पाणिनि में सारी ज्योग्राफिकल लोकेशन को अच्छे से समझाया है। वहां पर बताया कि जो प्राच्य भरत जनपद था, ये जो लोकेशन थी ये इंद्रप्रस्थ की, कुरुक्षेत्र की और हस्तिनापुर की लोकेशन थी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि पंजाब से दक्षिण पूर्वी जो इलाका था उसको भरत जनपद कहते थे। वहीं पर अगर उदीच्य को देखें जो कि नॉर्थ में था, पंजाब के नॉर्थ वेस्ट में, तो वहां का जो गांधार रीजन था उसको उदीच्य कहा जाता था। तो अगर आप महाभारत से कोरिलेट करें तो जो गांधारी थी वो उदीच्य रीजन से थी और जो हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, कुरु रीजन था या फिर आपके इंद्रप्रस्थ थी, तो यहाँ के जो लोग थे वो अपने एरिया को प्राच्य देश या फिर भरत जनपद नाम से जानते थे। इसलिए महाभारत में श्री कृष्ण जी भी अर्जुन को भारत नाम से संबोधित करते हैं। तो पाणिनि जी के अष्टाध्यायी के अनुसार भारत की ज्योग्राफिकल लोकेशन कैसी थी, क्या क्या जगह के नाम थे और किन किन जनपदों की बात हुई, अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप वी एस अग्रवाल जी की इंडिया इज नोन टू पाणिनि बुक भी पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों सनातन वैदिक धर्म के अलावा 2 और मुख्य धर्म थे भारतवर्ष में, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो इन दोनों धर्मों में भारतवर्ष का कैसा उल्लेख मिलता है, किन नामों का प्रयोग किया गया है, इसको भी देख लेते हैं।
दोस्तों अगर जैन धर्म के अनुसार देखा जाए तो इस देश का प्राचीन नाम भारत ही था। जैन धर्म में हमें एक कथा देखने को मिलती है जिसमें बताया गया है कि जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव जी या ऋषभ नाथ जी, उनके जो पुत्र हुए चक्रवर्ती सम्राट भरत, उनके नाम पर भारतवर्ष का नाम पड़ा था। इस कथा के अनुसार जो ऋषभ देव जी की पत्नी थी उनको एक रात 4 सपने आए और जब इन सपनों का मतलब ऋषभ देव जी ने निकाला तो उन्होंने बताया कि हमको एक चक्रवर्ती सम्राट पुत्र प्राप्त होने वाला है। फिर जो भरत जब पैदा हुए तो इन भरत के ही नाम पर उस जगह का, उस भूखंड का या हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि ये जो भरत चक्रवर्ती सम्राट थे ये अयोध्या से पूरे देश पर शासन करते थे। ये तो हमें कथाओं से मिलता है, लेकिन एक और पुख्ता प्रमाण हमें हिस्टोरिकली भी मिलता है। आज का जो उड़ीसा का क्षेत्र है जिसे पहले कलिंग कहते थे, वहाँ पर 1st सेंचुरी BC में एक जैन राजा खारवेल वहाँ पर राज्य करते थे। और इस बारे में हमें पता चलता है हाथी गुम्फा के अभिलेख से, जहाँ पर प्राकृत भाषा में एक लेख लिखा हुआ है और इसी लेख में हमारे देश का नाम भारतवर्ष दिया गया है। भारतवर्ष भारतवर्ष का ही एक प्राकृत रूप है। तो हम देख सकते हैं कि जैन धर्म में भी हमारे देश को भारतवर्ष नाम से जाना जाता था। वहीं दोस्तों अगर हम बौद्ध धर्म की तरफ बढ़ें तो अगर हम सम्राट अशोक के शिलालेखों को देखें तो वहां पर हमारे देश का नाम जम्बू द्वीप मिलता है। और ये जम्बू द्वीप जो नाम है ये हमारे पुराणों में भी देखने को मिलता है। चाहे आप विष्णु पुराण देखें, वामन पुराण देखें, पद्म पुराण देखें, हर जगह आपको जम्बू द्वीप का उल्लेख मिल जाएगा। अगर आपको जम्बू द्वीप के विषय में पढ़ना है तो आप वामन पुराण के 13वें अध्याय के 4थे श्लोक को पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से जम्बू द्वीप का वर्णन हुआ है उससे ये लगता है कि जम्बू द्वीप भारत से भी कोई बड़ा भूभाग था और उसके दक्षिण में धनुष के आकार का जो खंड था, भूमि थी, उसको भारतवर्ष कहते थे। अब इस भूभाग को जम्बू द्वीप क्यों कहते थे? तो ऐसा विद्वानों का मानना है कि चूंकि ये भूभाग जामुन के पेड़ों के लिए बहुत ही उपजाऊ था, इसलिए हो सकता है कि इस भूभाग को जम्बू द्वीप कहा जाता हो। अब दोस्तों जब पुराणों की बात हो ही रही है तो जो सबसे ज्यादा कोटेड श्लोक है विष्णु पुराण के 2य अंश के 3रे अध्याय का 1म श्लोक, वहां पर भी ये बताया गया है कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूभाग है उसे भारतवर्ष कहते हैं। और यहाँ हम एक बात ये भी समझ सकते हैं कि जैसे जैसे पौराणिक काल आया उत्तर वैदिक काल के बाद, तो भारतवर्ष की जो सीमाएं हैं वो सप्त सिंधु से आगे बढ़कर दक्षिण की ओर भी फैलती चली गईं। और पुराणों के साथ अगर हम महाकाव्यों को भी देखें, रामायण और महाभारत को, तो हमें जो हमारी क्लास में भी पढ़ाया गया है कि महाभारत में दुष्यंत और शकुंतला जी के जो पुत्र थे भरत, उनका नाम भी हमारे देश के नाम के लिए एक प्रेरणा माना जाता है। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि हमारे देश को प्राचीन काल में मोस्टली भारत नाम से जाना जाता था या फिर जम्बूद्वीप और आर्यवट नाम भी थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रचलित नाम था वो भारत नाम ही था। अब दोस्तों हमने भारत नाम के विषय में देख लिया है, तो अब हम इंडिया नाम के विषय में भी देख लेते हैं, क्योंकि उससे भी जुड़े हुए बहुत से मिथ हैं जिनको हम ब्रेक करना चाहते हैं। दोस्तों जब इंडिया नाम की चर्चा होती है तो एक मिथ सबके मन में है या भ्रम कह सकते हैं। लोगों को लगता है कि ये नाम हमें अंग्रेजों ने दिया, खासकर जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी या फिर ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया नाम जो है ये यूनानियों ने ही हमें दिया था और इंडिया नाम भी बहुत पुराना है और इसका ओरिजिन भी वैदिक सप्त सिंधु रीजन से ही है। वैदिक काल से ही भारत का व्यापार ईरानियों और ग्रीक लोगों से होने लगा था, तो उस चक्कर में जब ईरानी और ग्रीक यहाँ पर आते थे वो सिंधु नदी के पास आते थे, इस वजह से वो सिंधु नदी को भारत की सीमा मानते थे। अब पर्शियन भाषा में सा को हा बोला जाता था, इसलिए वो सिंधु को हिंदू बोलते थे और यहाँ के लोगों को हिंदू हिंदू करके बुलाने लगे। इसका प्रमाण हमें पर्शिया के ही वैदिक काल जितने पुराने ग्रंथ अवेस्ता में भी देखने को मिलता है। वहां पर वो सप्त सिंधु को हप्त हिंदू बोलते हैं, इसलिए धीरे धीरे हिंदू शब्द जो है वो ज्यादा प्रचलन में आ गया। अब जब यही शब्द ग्रीस में गया तो ग्रीक के लोग हा नहीं बोलते थे, तो वहां पर यही हिंदू इंदू या फिर इंडोस बन गया। और बाद में जब यही शब्द लैटिन भाषा में गया तो उसका और भी अपभ्रंश बना और फिर ये इंडोस बन गया इंडिया। अब अगर देखा जाए तो सबसे पहले रिटन फॉर्म में हमें इंडिया जो देखने को मिलता है वो हमें 5वीं-6ठी सेंचुरी ईसा पूर्व यानी कि भगवान बुद्ध से भी पहले फादर ऑफ हिस्ट्री कहे जाने वाले हेरोडोटस के लेख में मिलता है। और उसके बाद इंडिया शब्द का प्रयोग अगर किसी पुस्तक में हमें देखने को मिलता है तो वह है मेगास्थनीज की इंडिका में। लेकिन दोनों जगह इंडिया में फर्क है। पहले जब हेरोडोटस ने इंडिया शब्द को प्रयोग में लाया है तो सप्त सिंधु रीजन के लिए ला रहे हैं, जो रीजन था 7 रिवर्स का, जो डेल्टा भाग था, उसके लिए इंडिया शब्द का प्रयोग हुआ है। लेकिन जब आप मेगास्थनीज के समय में आते हैं, समय में और आगे जाते हैं, तो ये जो इंडिया शब्द है इसका प्रयोग पूरे के पूरे उपमहाद्वीप के लिए प्रयोग में लाया गया है। अब दोस्तों इसके बाद एक और नाम है जो कि बहुत पॉपुलर है, हिंदुस्तान, और इसको लेकर भी कई मिथ फैले हुए हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि ये नाम मुगलों के साथ भारत में आया है, पर ऐसा नहीं है। 3rd सेंचुरी AD में ही ईरान के ससानी शासक शाहपुर प्रथम के नक्शे रुस्तम अभिलेख में हमारे देश का नाम हिंदुस्तान मिलता है। ये लेख 3 भाषाओं में लिखा गया है, एक ईरानी में, एक पहलवी में और एक ग्रीक में। तो जहां ईरानी में हिंदुस्तान लिखा है वहीं पहलवी में हिंदी और ग्रीक में इंडस लैंड बताया गया है। और यहाँ पर भी देखा जाए तो जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग है वो हमारे जो डेल्टा रीजन है, जो हमारा सप्त सिंधु का रीजन है, इसी के लिए किया गया है। सबसे पहले हमारे उपमहाद्वीप जो हमारा भूभाग है, भारतवर्ष का पूरा अखंड भारत, उसके
लिए जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग हुआ है वो किसी अज्ञात लेखक द्वारा फारसी ग्रंथ हुदूद अल आलम में लिखा गया है। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि जो हमारे देश का नाम है भारत, इंडिया और हिंदुस्तान, ये काफी प्राचीन नाम है, जिसमें से जो भारत है वो सबसे नेटिव नाम है। यहाँ पर कई धर्मों ने इसे भारतवर्ष ही माना है, भारत ही बोला है। साथ में जो इंडिया नाम है वो भी बहुत प्राचीन नाम है, लेकिन चूंकि बाहर के लोग सिंधु नदी को सिंधु नहीं बोल पाए, इस वजह से ये नाम पैदा हुआ था और उसी प्रकार से हिंदुस्तान नाम भी हमारे देश का नाम पड़ा। अब दोस्तों यहाँ पर कंट्रोवर्सी ये है कि क्या हमें इंडिया नाम छोड़ देना चाहिए और भारत नाम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों अगर देखा जाए तो इतिहास में कई देश हुए हैं जिनको बाहर के लोग कुछ और बुलाते हैं और उनका नेटिव नेम कुछ और है। जैसे अगर हम जर्मनी का एग्जाम्पल देखें तो बाहर के लोग उन्हें जर्मनी बुलाते हैं, खासकर रोमन्स ने उनको जर्मैनिक से जोड़कर जर्मनी बुलाना शुरू किया। लेकिन अगर हम नेटिव लोगों को देखें तो नेटिव लोग वहां पर जर्मनी को डोइचलैंड करके बुलाते हैं। ऐसा ही केस चाइना के भी साथ है। चाइना को बाहरी लोग चाइनीज बुलाते हैं या चाइना बुलाते हैं, लेकिन जो उनकी नेटिव लैंग्वेज है उसमें चाइना का नाम कुछ और है। सेम बात जापान के भी साथ है। तो ऐसे कई देश हैं जिनको बाहरी लोगों ने कुछ और बुलाया, उनका नेटिव नेम कुछ और है। तो ये ऐसा भारत के साथ अकेला नहीं हो रहा है। दूसरी चीज हमें ये भी ध्यान रखनी है कि अगर हम अपना नाम चेंज करते हैं तो उसमें कितना पैसा लगने वाला है। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखिए तो जो हॉलैंड कंट्री थी, जिसको हम हॉलैंड नाम से जानते थे, आज उसने अपना नाम नीदरलैंड कर लिया है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में बहुत ढेर सारे रुपए लग जाते हैं, करोड़ों रुपए लगते हैं। इसलिए हम अगर इंडिया से भारत करने जा रहे हैं तो उसमें भी कुछ कॉस्ट आनी है। तो ये सब चीजें भी हमें ध्यान देनी पड़ेंगी। तो बहुत ढेर सारे फैक्टर्स होते हैं जब हम किसी कंट्री के नाम को देखते हैं। कुछ नामों से हिस्ट्री और कल्चर जुड़ा होता है, कुछ नामों की ब्रांडिंग हो चुकी होती है, बहुत दिन से वो नाम होते हैं, इस वजह से उनकी एक ब्रांड वैल्यू होती है, और कुछ नाम पॉलिटिकली भी मोटिवेटेड होते हैं। तो हमें ये इंश्योर करना है कि हमारा देश एक राइट डायरेक्शन में भी बढ़े, डेवलपमेंट भी हो, लेकिन साथ में जो हमारे कल्चरल रूट्स हैं वो भी जुड़े रहें। इसलिए भारत नाम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। अगर ये विश्व पटल पर आगे आता है तो इससे ज्यादा खुशी और आनंद की बात कुछ और नहीं होगी। और दोस्तों मैं भी इस वीडियो के बाद कमेंट सेक्शन में आपकी भी राय चाहता हूं, तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और दोस्तों ग्रोथ स्कूल की एआई और चैट जीपीटी पे जो वर्कशॉप होने वाली है वो पहले 1000 लोगों के लिए फ्री है, तो उसको भी रजिस्टर करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, एपिसोड पसंद आया है, कुछ नए फैक्ट्स आपको मिले, कुछ नया जानने को मिला है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारजनों में जरूर साझा करें। दोस्तों अब मैं दूंगा इस वीडियो को यहीं पर विराम। अब मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।